साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारा उत्तर प्रदेश जीके, जो कि परीक्षा वाणी बुक से है। तो आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की जीके को और स्टार्ट करते हैं इसी बुक को। आज से यही सीरीज हमारी स्टार्ट हो रही है। उत्तर प्रदेश जीके का जितना भी कंटेंट है परीक्षा वाणी का, मैं आपके लिए कंप्लीट करा दूंगा। और आज का हमारा अध्याय है फर्स्ट, और ये एक न्यू एडिशन है। तो इसी न्यू एडिशन में हम यूपी की जीके को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे और देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है पहले अध्याय का, यानी कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे उत्तर प्रदेश के जो 18 मंडल हैं और 18 मंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं उनको देखेंगे। तो मंडल, जिलों की संख्या और उससे संबंध ज़िले कौन कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका लखनऊ। तो लखनऊ में हमारे 6 ज़िले आते हैं। कौन कौन से? लखनऊ आता है, उन्नाव आता है, रायबरेली आता है और सीतापुर आता है, हरदोई आता है और लखीमपुर और खीरी। ठीक है। दूसरा आता है आपका कानपुर। कानपुर मंडल के अंतर्गत 6 ज़िले आते हैं। कौन कौन से? कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज व औरैया। अगला आपका है मंडल मेरठ। मेरठ के अंदर भी 6 ज़िले आते हैं। मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत व हापुड़। अगला मंडल है अयोध्या। अयोध्या के अंतर्गत 5 ज़िले आते हैं। इसमें पहला है अयोध्या, दूसरा है सुल्तानपुर, तीसरा है बाराबंकी और चौथा है अमेठी और अगला है अम्बेडकर नगर। ये अयोध्या के अंतर्गत आते हैं। अगला मंडल है आपका अलीगढ़। अलीगढ़ में 4 ज़िले आते हैं, यानी कि अलीगढ़, एटा, हाथरस व कासगंज। अगला है आगरा। आगरा के अंदर 4 ज़िले आते हैं। इनमें आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद व मैनपुरी। अगला है वाराणसी। इसके अंदर 4 ज़िले आते हैं। वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर व चंदौली। अगला है गोरखपुर। इसके अंदर 4 ज़िले आते हैं, यानी कि गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया व कुशीनगर। अगला है देवी पाटन, और इसके अंदर 4 ज़िले आते हैं देवी पाटन के अंदर, यानी कि गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती व बहराइच। और इसका मुख्यालय कौन सा है देवी पाटन का? गोंडा। अगला है आपका बरेली। बरेली के अंदर आपके 4 ज़िले आते हैं। इसमें बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर व पीलीभीत। अगला है मुरादाबाद। मुरादाबाद के अंदर 5 ज़िले आते हैं, यानी कि मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा व संभल। अगला है आपका प्रयागराज, यानी कि पहले इसको इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर 4 ज़िले आते हैं, प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी। अगला है आपका चित्रकूट धाम। इसका मुख्यालय बांदा है और इसके अंदर 4 ज़िले आते हैं, यानी कि चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर व महोबा। अगला है आपका मिर्ज़ापुर। इसके अंदर 3 ज़िले आते हैं, यानी कि मिर्ज़ापुर, सोनभद्र व भदोही। अगला है आजमगढ़। इसके अंदर 3 ज़िले आते हैं, आजमगढ़, मऊ, बलिया। अगला है बस्ती। इसके अंदर 3 ज़िले आते हैं, यानी कि बस्ती, सिद्धार्थनगर व संत कबीर नगर। अगला है झांसी। इसके अंदर 3 ज़िले आते हैं, झांसी, ललितपुर व जालौन। अगला है सहारनपुर। इसके अंदर 3 ज़िले आते हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर व शामली। आगे देखते हैं। अब आगे इसमें दिया है मुख्यालय से भिन्न नाम वाले ज़िले। इसमें है ज़िले का नाम और मुख्यालय। जैसे अमेठी है, अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज। अगला है संत कबीर नगर। इसका मुख्यालय खलीलाबाद। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगला है गौतम बुद्ध नगर। इसका मुख्यालय है नोएडा। अगला है कौशाम्बी। इसका मुख्यालय मंजनपुर। अगला है भदोही। इसका ज्ञानपुर। अगला है अम्बेडकर नगर। इसका है अकबरपुर। अगला है कुशीनगर। इसका है पडरौना। अगला है कानपुर देहात। इसका है अकबरपुर माती। अगला है सिद्धार्थनगर। इसका है नौगढ़। अगला है सोनभद्र। इसका है मुख्यालय रावर्ट्सगंज। अगला है जालौन। जालौन का मुख्यालय उरई। अगला है फर्रुखाबाद और इसका मुख्यालय आपका संभल। अगला है आपका संभल। इसका मुख्यालय पमासा। आगे देखते हैं नगर निगम वाले नगर। तो इसमें सबसे पहला है लखनऊ, नंबर दूसरा है आगरा, तीसरा है कानपुर, चौथा है
प्रयागराज, 5वां है वाराणसी, 6वां है मेरठ और 7वां है आपका गोरखपुर, 8वां है बरेली और 9वां है गाजियाबाद, 10वां है अलीगढ़, 11वां है मुरादाबाद, 12वां है झांसी, 13वां सहारनपुर, 14वां फिरोजाबाद। 2015 में इसको जोड़ा गया था और 15वां है अयोध्या, इसको मई 2017 में जोड़ा गया था और 16वां है मथुरा वृंदावन, इसको मई 2017 में जोड़ा गया था और 17वां है शाहजहांपुर, इसको अप्रैल 2018 में जोड़ा गया था। आगे देखते हैं। आगे आपका दिया गया है कुछ नवसृजित जिले, सृजन तिथि व मूल जिले। जैसे कि इसमें पहला है आपका महोबा। अब महोबा हमीरपुर से और अंबेडकर नगर इसको अयोध्या से, कौशाम्बी को प्रयागराज से और आपका अमरोहा को मुरादाबाद से, हाथरस को अलीगढ़ व मथुरा से, चित्रकूट को बांदा से, बलरामपुर को गोंडा से, चंदौली को वाराणसी से और श्रावस्ती को बहराइच से। ये इनकी डेट दी गई है, इनको कब इसमें ऐड किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं इसी में। यानी कि गौतम बुद्ध नगर को गाजियाबाद व बुलंदशहर से, आपका संत कबीर नगर को बस्ती व सिद्धार्थ नगर से, कन्नौज को फर्रुखाबाद से, औरैया को इटावा से, कासगंज को एटा से, संभल को मुरादाबाद व बदायूं से, हापुड़ को गाजियाबाद से, शामली को मुजफ्फरनगर से, अमेठी को रायबरेली व सुल्तानपुर से। आगे देखते हैं इसमें आगे दिया गया है आपका, यानी कि इसमें डिटेल से देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का नाम, चिन्ह, राजधानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी उत्तर प्रदेश की मेन जीके, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश का नाम, तो 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत है इसका नाम। फिर उसके बाद 1877 से उत्तर पश्चिमी प्रांत व एवं अवध, और फिर 1902 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से इसको जाना जाता था। उसके बाद 1937 से केवल संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था और फिर 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यानी कि अब कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। इसको 1950 से इस नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी, यानी कि 1836 से आगरा, 1858 से प्रयागराज और 1920 से लखनऊ आंशिक तरीके से और 1935 से लखनऊ पूर्णतः। अब आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन। 24 जनवरी 1950 को राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राज्य का विभाजन आपका 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बना दिया। ठीक है, यानी कि 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड अलग राज्य बना दिया गया। उत्तर प्रदेश से काटा गया था 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, आगे देखते हैं प्रथम राजकीय भाषा क्या है आपकी हमारी उत्तर प्रदेश की। अक्टूबर 1947 से देवनागरी लिपि में हिंदी। आगे प्रथम राजकीय भाषा सभी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से 26 जनवरी 1968 से। द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? तो ये 1989 से उर्दू है। और पहली कौन सी है? हिंदी। देवनागरी लिपि में हिंदी पहली राज्य की भाषा हमारे उत्तर प्रदेश की क्या है? हिंदी। और दूसरी राजभाषा क्या है अनिवार्य रूप से? मतलब 1989 से उर्दू को दूसरी भाषा चुना गया है। हमारा राजकीय पशु उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रौंच है। और राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पुष्प पलाश या टेसु 4 जनवरी 2011 से है ये। और फिर राजकीय खेल क्या है? हॉकी। और राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष। यह चिन्ह 1938 में स्वीकृत हुआ। ठीक है, ये एक डिटेल में जानकारी है। ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारा राजकीय पशु क्या है, राजकीय पक्षी क्या है, राजकीय वृक्ष क्या है, राजकीय पुष्प क्या है और राजकीय खेल और चिन्ह, इनको आप याद कर लीजिए। और पहली भाषा क्या है हमारी अनिवार्य रूप से? देवनागरी लिपि में हिंदी है और द्वितीय भाषा उर्दू है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक या शासनिक संरचना क्या है। देखते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के जिले कितने? 8 जिले हैं। ठीक है, अब इसमें नंबर 1 मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर व शामली। ये हमारे
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शामिल हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के 8 राज्य। आगे देखते हैं एनसीआर में शामिल करने हेतु प्रस्तावित जिले, यानी कौन कौन से जिले प्रस्तावित हैं। अब आगे मथुरा, अलीगढ़, हाथरस व सहारनपुर। आगे देखते हैं अप्रवासी भारतीयों की समस्या हेतु राज्य में एनआरआई विभाग का गठन 18 जुलाई 2014 को हुआ था। आगे उत्तर प्रदेश एनआरआई दिवस मनाया जाता है जनवरी में, प्रतिवर्ष जनवरी को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश एनआरआई दिवस। ठीक है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है। आपकी देख लीजिए कितना है आपका, शायद 15 करोड़ और आपका ये 20,84,005। ठीक है। और जनवरी 2022 की ये आंकड़े हैं। आगे देखते हैं राज्य विधानमंडल कितने हैं आपके। ये हमारी जो उत्तर प्रदेश की राज्य विधानमंडल है वो 2 सदनात्मक है। ठीक है। इसमें विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। आगे देखते हैं राज्य विधानसभा का प्रथम गठन जुलाई 1937 को हुआ था और 1967 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, 431। ठीक है। आगे देखते हैं उत्तराखंड बनने के पहले नवंबर 2000 में तक, यानी कि उत्तराखंड बनने के पहले नवंबर 2000 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 425 थी। वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 404, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 404 यानी कि 404 यानी कि 403 निर्वाचित हैं और एक सदस्य मनोनीत एंग्लो इंडियन होता है इसमें। आगे देखते हैं वर्तमान में विधानसभा में मनोनीत एंग्लो इंडियन है कितने, कौन है जो वर्तमान में विधानसभा में जो मनोनीत एंग्लो इंडियन कौन है, डॉक्टर डेनजिल जे गॉर्डन। कौन, डॉक्टर डेनजिल जे गॉर्डन। आगे देखते हैं पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल व बुंदेलखंड में विधानसभा सीटें क्रम से कितनी कितनी हैं, यानी कि पूर्वांचल में 162 हैं, पश्चिमांचल में 149 हैं और मध्यांचल में 73 यानी कि 73 हैं और आपका बुंदेलखंड में कितनी है, 19 हैं। आगे देखते हैं 15वीं, 16वीं, 17वीं व 18वीं विधानसभा के लिए महिलाएं चुनी गई हैं क्रम से कितनी, 23, 35, 42 व 47। आगे देखते हैं फरवरी से मार्च 2012 में हुए 16वीं विधानसभा चुनाव में पार्टियों का प्रदर्शन था आपका 224 तो सपा से और 80 बसपा से, 47 भाजपा से, 28 कांग्रेस से और 9 रालोद से और आपका 9 रालोद व अन्य 15। ठीक है। आगे देखते हैं फरवरी मार्च 2017 में हुए 17वीं विधानसभा चुनाव में पार्टियों का प्रदर्शन रहा, यानी कि 312 भाजपा से थे और 9 अपना दल से थे और 4 सुहेलदेव भारत समाज पार्टी से थे और 47 सपा से थे और 7 कांग्रेस से, 19 बसपा व अन्य से थे। आगे देखते हैं आगे आपका दिया है इसमें फरवरी मार्च 2022 में हुए 18वीं विधानसभा चुनाव में पार्टियों का प्रदर्शन था आपका 225 भाजपा, 12 अपना दल एस और 6 निषाद पार्टी, 111 सपा, 8 रालोद, 6 सुभाषपा और 2 कांग्रेस, 1 बसपा, 2 अन्य। आगे देखते हैं सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला, ये आपका प्रयागराज है जिसमें 12 सीट हैं। आगे सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले कौन कौन से हैं, नंबर 1 श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट जिनमें 2-2 सीटें हैं। आगे राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या, राज्य विधानसभा में आरक्षित विधानसभा सीटों की संख्या 86 हैं, इसमें 84 एससी से और 2 एसटी 2017 के अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर मात्र एक बैठक हुई है जो 8 जनवरी 2003 को प्रयागराज में हुई थी। आगे देखते हैं राज्य विधानमंडल की पहली बार लखनऊ से बाहर बैठक हुई 29 जनवरी 2019 को कुंभनगर प्रयागराज में। आगे विधान परिषद का गठन कब किया गया था, 1937 में और 1937 से अनवरत यानी कि लगातार विधान परिषद का गठन किया जा रहा है। यानी गठन तो 1937 में हुआ लेकिन विधान परिषद लगातार 1937 से बनी हुई है। आगे देखते हैं उत्तराखंड निर्माण के पहले नवंबर 2000 तक विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या 108 थी। वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है, बहुत ही महत्वपूर्ण। वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। और आगे देखते हैं प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है
आगे प्रदेश में SC व ST के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या क्रमशः 17 व 0। ठीक है। आगे मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण, मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है। और मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र साहिबाबाद यानी कि गाजियाबाद। आगे देखते हैं प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या, बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रदेश में यानी कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था हमारे प्रदेश में? प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 25/2/1968 से 25/2/1969 तक। आगे देखते हैं अब तक कुल राष्ट्रपति शासन 10 बार लगाया जा सका है। ठीक है। और आगे देखते हैं निकटतम 10वां राष्ट्रपति शासन 8/3/2000 से 3/5/2002 तक। आगे जनगणना के समय छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या 915। जनगणना के समय वैधानिक नगरों की कुल संख्या 648। आगे देखते हैं सर्वाधिक व सबसे कम वैधानिक नगरों वाले जिले कौन कौन से हैं? बदायूं 23 हैं, श्रावस्ती 2। सर्वाधिक व सबसे कम वैधानिक नगरों वाले जिले, सबसे कम बदायूं 23 व श्रावस्ती 2। और राज्य में योजनाबद्ध नगर 3 हैं, कौन कौन से? नोएडा, ग्रेटर नोएडा व न्यू कानपुर सिटी। ठीक है। आगे देखते हैं आवास एवं विकास परिषद, ये आपके 54 हैं। विकास प्राधिकरण में 28 आते हैं जिले। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण आपके 5 है। संभागों यानी कि मंडलों की संख्या 18 है। 18 में आपका अलीगढ़, जिसको अप्रैल 2008 में सृजित यानी कि बनाया गया था। आगे देखते हैं सबसे बड़े संभाग मंडल कौन कौन से हैं? कानपुर, लखनऊ व मेरठ, इसमें 6 जिले आते हैं। सबसे ज़्यादा किसमें आते हैं? कानपुर में और लखनऊ में और मेरठ में, जिसमें 6 जिले आते हैं, जिनकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। आगे देखते हैं सबसे छोटे संभाग, इसमें आपका यानी कि मंडल मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी व सहारनपुर, जिसमें 3 जिले आते हैं। अब आगे देखते हैं जिलों की संख्या कितनी है हमारे उत्तर प्रदेश में? 75। तहसीलों की संख्या आपकी 351 2021 के अकॉर्डिंग। नगर निकायों वाले कुल नगर कितने हैं? 734 2021 के अकॉर्डिंग। नगर निकाय निगम कितने हैं? 17 2021 के अकॉर्डिंग। और आपके नगर निकाय पालिका परिषद कितनी है? 200 आपकी 2021 के अकॉर्डिंग है। और नगर निकाय नगर पंचायतें 517 2021 के अनुसार। और आपका जिला पंचायतें कितनी है? 75 हैं 2021 के अनुसार। ब्लॉकों की संख्या कितनी है? ब्लॉकों की संख्या आपकी 826 2021 के अनुसार। और क्षेत्र पंचायत कितनी है? आपकी 826 2021 के अनुसार। न्याय पंचायतें 8135 उत्तर प्रदेश 2020 के अनुसार। और आपका ग्राम पंचायतें ग्राम सभाएं 59,073 उत्तर प्रदेश 2020 के अनुसार। आगे आबाद ग्राम कितने हैं? आबाद ग्राम 97,814 2020 के अनुसार। कुल ग्राम कितने हैं? 1 लाख और आपका 67,000 1,06,774 1,06,774 2020 के अनुसार। और पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण कुल सीट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण कुल सीट का 1/3 यानी कि 33% दिया गया है। आगे देखते हैं न्यायालय के बारे में देखते हैं। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र आपका लखनऊ में है। 1986 में इसको स्थापित किया गया था, ठीक, खोला गया था। आगे देखते हैं उच्च न्यायालय आपका प्रयागराज, एक खंडपीठ लखनऊ में है। उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 को हुई थी। किसकी उच्च न्यायालय की स्थापना? उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 160 है। राज्य में उपभोक्ता संरक्षण आयोग की स्वीकृति संख्या 5 है। राज्य में CBI कोर्ट्स 6 हैं, 4 लखनऊ में हैं, 2 गाजियाबाद में हैं। पारिवारिक मामलों हेतु पारिवारिक न्यायालयों की शुरुआत 1984 से हुई थी। आगे देखते हैं प्रदेश में कुल 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण हैं। प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर व गोरखपुर। आगे देखते हैं प्रदेश में कॉमर्शियल कोर्ट गठित है 13 जिलों में। प्रदेश में श्रम न्यायालय है आपका 20। कितने श्रम न्यायालय हैं? 20 श्रम न्यायालय। आगे देखें कारागार
प्रदेश में कुल कारागार संस्थाएं 72 हैं। प्रदेश में जिला काम कारागारों की संख्या 62 यानी कि 62 है। प्रदेश में उप कारागारों की संख्या 2 है, महोबा व देवबंद में। प्रदेश में केंद्रीय कारागार हैं 6 यानी कि बरेली में, आगरा में और आपका वाराणसी में, फतेहगढ़ में, नैनी व इटावा में। आगे प्रदेश में आदर्श कारागार 1849 यानी कि हैं, एक है लखनऊ में है ये आपका। प्रदेश में नारी बंदी की निकेतन ये एक है लखनऊ में। प्रदेश में किशोर सदन अल्प वयस्क कारागार है एक बरेली में आपका। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान ये लखनऊ में है, 1940 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और आपका प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार है आगरा में 1844 में। आगे देखते हैं नियुक्तियां अब तक किन किन की नियुक्तियां हो चुकी हैं। तो स्वतंत्रता के बाद राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी कि स्वतंत्रता के बाद राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह। राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, बहुत ही महत्वपूर्ण, राज्य की और देश की भी पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। राज्य में अब तक महिला मुख्यमंत्री हुई हैं 2, नंबर 1 आपकी सुचेता कृपलानी और नंबर 2 सुश्री मायावती। आगे वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वर्तमान में। स्वतंत्रता के बाद व्यक्ति के रूप में 21वें, ठीक है। और सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन है? अखिलेश यादव। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन थी? आपकी सुश्री मायावती 4 बार रही थी मुख्यमंत्री, लगातार नहीं 4 बार रही थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह व विश्वनाथ प्रताप सिंह। आगे राज्य की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक। आगे देखते हैं राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू। सर्वाधिक बार राज्यपाल श्री मोहम्मद शफी कुरैशी व BL जोशी 2 बार। वर्तमान राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल, मफत भाई पटेल 29 जुलाई 2019 से। आगे देखते हैं स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद सभापति, बहुत ही महत्वपूर्ण, चंद्रभाल। विधान परिषद के वर्तमान सभापति श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह 31 जनवरी 2021 से। आगे देखते हैं स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविंद खैर व केसरीनाथ त्रिपाठी 3 बार। आगे देखते हैं वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना 29 मार्च 2022 से। विधानसभा अध्यक्ष व मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया श्रीपति मिश्र व श्री बनारसी दास ने। प्रथम मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद कोर्ट न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन 1866 से 1871। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट न्याय राजेश बिंदल 11 अक्टूबर 2021 से। प्रथम लोकायुक्त विशंबर दयाल 14/9/1977 से 13/9/1982। वर्तमान 7वें लोकायुक्त कार्यकाल 8 वर्ष न्यायाधीश श्री संजय मिश्र 31/1/2016 से। आगे देखते हैं प्रमुख संगठन। पहला नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन 1962 में हुआ था। प्रदेश में नागरिक सुरक्षा केंद्र स्थापित हैं 17 जिलों में। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण अध्यक्ष मुख्यमंत्री 2005 में। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 9 मार्च 1993 को। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994 में। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2002 को। राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 को। राज्य महिला आयोग का विधिवत गठन अगस्त 2004 में। राज्य सुरक्षा आयोग अध्यक्ष CM का गठन 12 जुलाई 2013 को। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 2013 में। NRI विभाग का गठन प्रवासी भारतीयों हेतु 18 जुलाई 2014। उत्तर प्रदेश माइग्रेट रिसोर्स सेंटर प्रवासी भारतीयों की सुविधा हेतु लखनऊ। आगे देखते हैं केंद्र की तरह उत्तर प्रदेश में भी शासन अनिवार्य है।
यानी कि केंद्र में भी उत्तर प्रदेश की तरह शासन प्रशासन की संसदात्मक प्रणाली लागू है, जिसके 3 प्रमुख अंग हैं: कार्यपालिका, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, सचिवालय, निदेशालय व महाधिवक्ता आदि। नंबर 2 विधान मंडल, इसमें राज्यपाल, विधानसभा व विधान परिषद आते हैं। नंबर 3 न्यायालय अनिवार्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। पहले इसमें कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। राज्यपाल केंद्र के राष्ट्रपति की तरह उत्तर प्रदेश में भी एक राज्याध्यक्ष की व्यवस्था है, जैसे राज्यपाल गवर्नर के नाम से जाना जाता है। राज्यपाल राज्य सरकार शब्द का बोध कराता है और राज्य की कार्यपालिका शक्ति इसी में निहित होती है। आगे देखते हैं। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख और विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय वास्तविक प्रमुख होता है। आगे राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति और राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह उसी की इच्छा पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति जब चाहे उसे पद से हटा सकता है। आगे राज्य के महाधिवक्ता, लोकायुक्त आदि पदों पर नियुक्तियां राज्यपाल द्वारा ही की जाती हैं। मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल सर्वप्रथम मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है एवं अनुसूचित 3 के अनुरूप पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। आगे देखते हैं। मंत्री पद पर नियुक्त होने के लिए दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं है तो 6 माह के भीतर उसे किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है। आगे देखते हैं। आगे इसमें कहा गया है कि राज्य मंत्रिपरिषद ही राज्य में वास्तविक कार्यपालिका का कार्य करती है। यही विधानमंडल की पथ प्रदर्शक तथा शासन की धुरी है। आगे मुख्यमंत्री के बारे में देखते हैं। मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। वह राज्य शासन का कप्तान है। उसके कार्यों एवं दायित्वों की दृष्टि से उसे प्रधानमंत्री का लघु रूप कहा जा सकता है। आगे देखते हैं सचिवालय के बारे में। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद के सदस्य जनप्रतिनिधि होते हैं। वे प्रशासन की गुणताओं से अवगत हों यह आवश्यक नहीं होता। इसलिए आवश्यक प्रशासनिक सहायता एवं परामर्श के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक विशुद्ध प्रशासनिक निकाय का गठन किया गया है, जिसे राज्य सचिवालय कहते हैं। आगे देखते हैं। राज्य सचिवालय के प्रशासनिक अध्यक्ष को मुख्य सचिव और प्रत्येक विभागों के सचिव को शासन सचिव कहा जाता है। आगे देखते हैं। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव का पद प्रशासनिक पद सोपान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वह राज्य कैडर में IAS का वरिष्ठतम अधिकारी होता है और राज्य प्रशासन की धुरी है। आगे देखते हैं। कार्यकारी विभाग, इसको निदेशालय के नाम से भी जाना जाता है। राज्य प्रशासन में मंत्रिपरिषद यानी कि राजनीतिक प्रमुख, सचिव, सचिवालय, प्रशासनिक प्रमुख के बाद तीसरा अवयव कार्यकारी विभाग निदेशालय होता है। ऊपर के दोनों अवयवों का संबंध नीति निर्माण से है, जबकि कार्यकारी विभाग निदेशालय क्रियान्वयन के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार संस्था है। आगे देखते हैं। मंडल, जिला, तहसील एवं ब्लॉक प्रशासन। राज्य के विभिन्न विभागों की कार्यात्मक इकाइयां नीचे तक फैली होती हैं और सबके अपने विभाजन स्तर होते हैं। आगे देखते हैं। महाधिवक्ता। राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा अवधि नियत नहीं की जाती है, यानी कि अवधि नियत नहीं है इसकी, उसके द्वारा राज्यपाल के द्वारा की जाती है इसकी नियुक्ति महाधिवक्ता की, और उसी के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इस पद पर नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष से अधिक समय से न्यायिक कार्य से जुड़ा हो या कम से कम 10 वर्ष से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता का कार्य किया हो। आगे देखते हैं। वह विधि विषयों पर राज्यपाल को सलाह देता है एवं राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विधि संबंधी कार्यों का संपादन करता है। वह सदनों की बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। आगे देखते हैं विधानमंडल के बारे में। राज्य में विधि निर्माण के लिए विधानमंडल की व्यवस्था की गई है, जिसके 3 अंग हैं: राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। अब राज्यपाल के बारे में देखते हैं थोड़ा सा।
राज्यपाल के बारे में, विधानमंडल में सबसे ऊपर राज्यपाल का स्थान है। उसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून प्रवर्तन में नहीं आ सकता। राज्यपाल सदनों के अधिवेशन आहूत करता है, सत्रावसान करता है, विधानसभा का व्यक्तन करता है, दोनों सदनों में अभिभाषण करता है, निम्न सदन में बजट रखवाता, साक्ष्यों की निर्भरताओं का विनिश्चय करता, विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए आरक्षित रखता तथा विशेष परिस्थितियों में जब सदन में सत्र न हो तो अध्यादेश जारी करता है। ये सभी राज्यपाल के विधायी कार्य हैं। आगे देखते हैं विधान परिषद के बारे में थोड़ा सा। उच्च सदन के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद का गठन 1937 में किया गया। वर्तमान में इसमें कुल 100 सदस्य हैं। इस परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जो इस प्रकार है। कुल सदस्यों का 1/3 विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/3 नगर निकायों, जिला, वार्डों एवं स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा, 1/12 विश्वविद्यालयों के 3 वर्ष से अधिक पुराने स्नातकों द्वारा और 1/12 ही माध्यमिक से ऊपर के शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों द्वारा तथा शेष 1/6 भाग सदस्यों को राज्यपाल द्वारा राज्य के विशिष्ट व्यक्तियों में से नाम निर्देशित किया जाता है। आगे देखते हैं। यह एक स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आगे देखते हैं। आगे इसमें चर्चा की गई है इसी के बारे में। और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है विधान परिषद का। आगे देखते हैं। इस सदन का सदस्य होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ करता हो। आगे देखते हैं। विधान परिषद के सदस्य अपने ही सदस्यों में से एक सभापति और एक उपसभापति का चुनाव करते हैं। अब विधानसभा के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। विधानसभा, इसे निम्न सदन या सामान्य सभा कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभाओं में 60 से कम और 500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। वर्तमान में अपने प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 404 यानी कि 403 निर्वाचित हैं और एक एंग्लो इंडियन मनोनीत है। ये सदस्य राज्य विधानसभा क्षेत्रों के वयस्क 18 वर्ष या ऊपर मतों से प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। आगे देखते हैं। विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष से कम आयु का ना हो तथा निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ ग्रहण करता हो। इन अर्हताओं के अतिरिक्त उसमें निम्न बातें नहीं होनी चाहिए। नंबर 1, दिवालिया ना हो, विकृत चित्त का ना हो, कोई लाभ का पद धारण ना करता हो एवं भारत की नागरिकता ना खो दिया हो। आगे देखते हैं। सदस्य चुने जाने के बाद और पद ग्रहण करने से पहले प्रत्येक सदस्य को राज्यपाल या उसका प्रतिनिधि तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ दिलाता है। आगे देखते हैं। इसमें राज्य विधानसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होते हैं, जिन्हें नई विधानसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुना जाता है। आगे सम्मतियाँ, इसमें कुछ सदनों के पास इतना समय और सुविधाएं नहीं होती हैं कि वह प्रत्येक मामले पर गहनता से विचार कर सके। अतः सदनों में विभिन्न प्रयोजनों के लिए समितियां बनाने की व्यवस्था है। कुछ समितियां दोनों सदनों की अलग अलग तो कुछ संयुक्त होती हैं। आगे देखते हैं। नेता विरोधी दल, राज्य विधानसभा में द्वितीय सबसे बड़ी पार्टी जो कि सरकार में सम्मिलित न हो के नेता को विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देते हुए राज्य के कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान सुविधाएं प्राप्त की गई हैं। सचिवालय के बारे में देखते हैं। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के पृथक पृथक अपने सचिवालय और सचिव होते हैं और उनकी कार्य प्रणाली राज्य सरकार के अन्य सचिवालय और सचिवों से पूर्णतः स्वतंत्र होती है। अब न्यायपालिका के बारे में देखेंगे। उत्तर प्रदेश में न्याय प्रशासन के शीर्ष पर एक उच्च न्यायालय है, जिसके नियंत्रण में अनेक अधीनस्थ न्यायालय हैं, यथा जिला न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा समितियां आदि। आगे देखते हैं। उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ इलाहाबाद और खंडपीठ लखनऊ में है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 160 है। आगे, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति 62 वर्ष की आयु तक के लिए की जाती है। न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर कार्य किया हो या इतने वर्ष से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। नियुक्ति के बाद राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाया जाता है। आगे देखते हैं जिला न्यायालय के बारे में थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश को 75 न्यायिक जिलों में बांटा गया है और जिसमें प्रत्येक जिले का नियंत्रण एक जिला न्यायाधीश के अधीन होता है। जिला जज के अतिरिक्त जिले स्तर का एक और न्यायाधीश जिला सेशन जज होता है। इन दोनों जजों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है। आगे, जिला एवं सेशन जज के नीचे अधीनस्थ न्यायिक सेवा को दो भागों उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा यानी कि PCSJ और उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में विभक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय एवं लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जाती है। सामान्यतः ऐसी नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर की जाती हैं। आगे, राजस्व परिषद के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। राजस्व संबंधी मामलों के अपील एवं सुनवाई के लिए प्रदेश में सबसे शीर्ष न्यायालय राजस्व परिषद यानी कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, जो कि प्रयागराज में है। पारिवारिक न्यायालयों के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1985 के अंतर्गत प्रदेश के समस्त मंडलीय मुख्यालयों में एक पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की गई है, परंतु वादों की संख्या के आधार पर लखनऊ एवं कानपुर नगर में 2 पारिवारिक न्यायालय स्थापित किए गए हैं। आगे देखते हैं लोक अदालत के बारे में थोड़ा सा। यानी कि संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में एक नया अनुच्छेद 39 का जोड़कर समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है। इसी धारा के तहत प्रदेश सरकार द्वारा 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया। इस अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा प्राधिकरणों की स्थापना की गई है। ये प्राधिकरण लोक अदालतों के माध्यम से न्यायालय में एवं न्यायालय से बाहर लंबित समस्त प्रकार के विवादों को समाप्त करने, विधिक अधिकारों के प्रति जन जागरण तथा समाज के निर्बल वर्गों को निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराए जाने की दिशा में सतत यानी कि लगातार प्रयासरत हैं। आगे देखते हैं पंचायती राज प्रणाली। स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में पंचायतों के लिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 पास किया गया और 15 अगस्त 1947 से पंचायतों की स्थापना शुरू हो गई। 1955 में पंचायतों के दूसरे चुनाव के बाद पंचायत अदालतों का नाम न्याय पंचायत कर दिया गया। 1961 या 62 में उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 पारित कर त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद प्रणाली लागू की गई। ऐसा बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश के आधार पर किया गया था। आगे देखते हैं 1992 में केंद्र सरकार द्वारा पंचायतों में एक रूपता लाने समय पर चुनाव सुनिश्चित करने, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने तथा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से संविधान में 73वां संशोधन करके अध्याय 9 जोड़ा गया और अनुच्छेद 243A से 243O तक इनसे संबंधित विभिन्न व्यवस्थाएं दी गई हैं। आगे देखते हैं 73वां संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 पारित किया गया, जो 22 अप्रैल 1994 से प्रदेश में प्रवृत्त हुआ है, जिसमें संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 में संशोधन कर राज्य में तीनों स्तर की पंचायतों में एक रूपता लाने का प्रयास किया गया और साथ ही पंचायतों के संगठन संरचना, SC, ST, BC एवं महिला आरक्षण, निश्चित कार्यकाल, निर्वाचन एवं वित्त आयोग की स्थापना, पंचायतों के कृत्य, शक्तियों और उत्तरदायित्व आदि के संबंध में व्यापक व्यवस्था की गई। आगे देखते हैं जिला पंचायत।
त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे शीर्ष पर जिला पंचायत होता है, जिनके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है और इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव चुने जाने से 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता। जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव क्षेत्र की वयस्क जनता द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत का सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी पंचायती राज अधिकारी होता है। जिला पंचायत अपने सदस्यों में से 6 प्रकार की समितियां बनाती हैं, जो इस प्रकार हैं, यानी कि प्रशासनिक समिति, नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति तथा जल प्रबंधन समिति। आगे देखते हैं। क्षेत्र पंचायत त्रिस्तरीय व्यवस्था में द्वितीय स्तर पर क्षेत्र पंचायत होता है। प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख तथा एक उप प्रमुख होता है। प्रमुख का चुनाव ग्राम सभा द्वारा चुने गए क्षेत्र पंचायत के सदस्यों द्वारा होता है। क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव चुने जाने से 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता है। क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत के बीच कड़ी के रूप में कार्य करती है। इस पंचायत का सचिव BDO यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। यहाँ भी वही 6 समितियां बनाई जाती हैं जो जिला पंचायत में बनाई जाती हैं। अब ग्राम पंचायत के बारे में देखते हैं। सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष प्रधान होता है, जिसका चुनाव ग्राम सभा के 18 वर्ष या अधिक आयु के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष की जाती है। ग्राम पंचायत के सदस्यों का भी चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा द्वारा की जाती है। ग्राम पंचायत का सदस्य या प्रधान चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। इस पंचायत का सचिव ग्राम विकास अधिकारी होता है। यहाँ भी पूर्वोक्त 6 समितियाँ बनाई जाती हैं। आगे देखते हैं। नगर निकाय प्रणाली। उत्तर प्रदेश में नगर स्वायत्त शासन की शुरुआत 1916 में तब हुआ जबकि नगरों के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम 1916 और संयुक्त प्रांत नगर पालिका अधिनियम 1916 पारित किए गए। इन दोनों अधिनियमों के परिप्रेक्ष्य में राज्य के प्राय सभी नगरों में यथास्थिति नगर निगमें, नगर पालिका परिषदें, नगर क्षेत्र समितियां तथा अधिसूचित क्षेत्र समितियां स्थापित की गई। आगे देखते हैं। संवैधानिकता के अभाव, नाजुक वित्तीय स्थिति और कारणों से ये निकाय समुचित ढंग से कार्य नहीं कर पा रहे थे। अतः 1993 में केंद्र सरकार द्वारा संविधान में 74वां संशोधन करके एक नया अध्याय 9 का जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 से 243 तक इनके लिए विशेष व्यवस्था की गई। आगे देखते हैं। 74वें संविधान संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून संशोधन अधिनियम 1994 नाम से एक नया कानून बनाया गया। इस अधिनियम में राज्य के संपूर्ण नगरीय क्षेत्र को 3 भागों में विभक्त किया गया था, लेकिन वर्तमान में ये 4 प्रकार के हैं। नगरों के प्रकारों की घोषणा राज्यपाल करता है। आगे देखते हैं। नगर निगमों की रचना एक नगर प्रमुख, मेयर, एक उपमेयर व 3 प्रकार के सभासदों से होती है। नगर प्रमुख नगर की वयस्क जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसकी सहायता के लिए एक उपनगर प्रमुख 1 वर्ष के लिए सभासदों द्वारा चुना जाता है। आगे देखते हैं। नगर प्रमुख 5 वर्ष के लिए चुना जाता है और पद ग्रहण तिथि से 2 वर्ष तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। यदि 2 वर्ष बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और वह पास नहीं हुआ तो उस स्थिति से पुनः 2 वर्ष तक ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। आगे देखते हैं। सभासदों में 3 प्रकार के सभासद होते हैं, यथा निर्वाचित, मनोनीत तथा पदेन। आगे देखते हैं। निर्वाचित सदस्य प्रत्येक वार्ड से एक चुने जाते हैं, जिनके लिए यह आवश्यक है कि उनका नाम निर्वाचक सूची में हो, उम्र 21 वर्ष से कम ना हो तथा विधानमंडल का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। आगे देखते हैं। नंबर 2 पॉइंट है इसमें नगर पालिका परिषद। नगर पालिका परिषद की रचना एक अध्यक्ष, प्रत्यक्ष निर्वाचित, एक उपाध्यक्ष यानी कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन व 3 प्रकार के सदस्यों से होती है। परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या
सीमा 25 से 55 है। मनोनीत सदस्यों की संख्या 3 से 5 के बीच होती है। इनमें बाढ़ के बजाय कक्ष कहा जाता है। परिषद में समितियों की संख्या 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अन्य सभी मामलों में नगर निगम जैसी ही स्थिति होती है, यानी कि परिषद में समितियों की संख्या 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अन्य सभी मामलों में नगर निगम जैसी ही स्थिति होती है। आगे तीसरा पॉइंट है इसमें, नगर पंचायत। नगर पंचायत में एक अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, एक उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा और 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। निर्वाचित सदस्यों की संख्या 10 से कम और 24 से अधिक नहीं हो सकती। मनोनीत सदस्यों की संख्या 2 या 3 होती है। शेष मामलों में लगभग निगमों जैसी स्थिति होती है। दोस्तों, जो आपका पहला चैप्टर था वो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिया है, यानी कि पहला अध्याय इसका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में आपको पहला अध्याय आपका राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा, ये आपका अध्याय कंप्लीट हो गया है, समाप्त हो गया है। इसके बाद दूसरा अध्याय लेके आऊँगा। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी प्रकार की अब जो परीक्षावाणी की यूपी स्पेशल की सीरीज़ है वो भी लगातार आती रहेगी। हमारी घटना चक्र पॉलिटिक्स की सीरीज़ भी चल रही है और आपका इतिहास की घटना चक्र की सीरीज़ भी चल रही है। इन सभी को मैं आपके लिए कंप्लीट करा दूंगा। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।